दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे चरित्रहीन या फिर कह ले कैरेक्टर लूज अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसे हैं जो कि शादी से पहले अपने शरीर में प्रज्वलित होने वाली ज्वाला को शांत करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी सभ्य समाज में शादी से पहले ये सब करना एक तरह का अपराध माना जाता है। कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो कि पर्दे पर तो बेहद सभ्य और शरीफ होने की एक्टिंग करती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने शरीफ से दिखने वाले राजेश खन्ना आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरबों की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना ने अपनी ही बीवी डिम्पल कपाड़िया को ठेंगा दिखाते हुए लात मारकर घर से बेदखल कर दिया था। वो भी केवल इसलिए क्योंकि डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की हवस को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाती थी। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय हिंदी सिनेमा के सुनहरे गुजरते दौर की एक ऐसी नायिका के बारे में जिसकी मनमोहक सांवली सलोरी सूरत की खूबसूरती ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के ऊपर वो जादू चलाया कि ये अभिनेत्री बन गई सबके दिलों की धड़कन। हजारों लाखों दिलों की पहली पसंद बनी ये महान अभिनेत्री। कैसे बनी भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसकी चाहत में इनके साथ की दूसरी मशहूर नायिकाएं रह गई इनसे कोसों दूर। दोस्तों, ये महान नायिका अपने शानदार और दमदार अभिनय की बदौलत 80 के दौर में कैसे बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, लोकप्रिय और महंगी अदाकारा। इतनी खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री की मां को तलाकशुदा होने के बावजूद हो गया था दो मर्दों से नाजायज प्यार, और कैसे आगे चलकर उसी नाजायज प्रेम संबंधों के चलते इस अभिनेत्री की मां को जन्म देना पड़ा था दो नाजायज संतानों को। दोस्तों, क्यों इस अभिनेत्री को अपने बचपन के दिनों में अपने माता पिता की वजह से झेलनी पड़ी वो आलोचना और अपमान की आग जिसकी लौ में जलकर खाक हो गया इस अभिनेत्री का पूरा मासूम सा बचपन। वो अभिनेत्री क्यों कभी भी नहीं बनना चाहती थी किसी भी सिल्वर स्क्रीन की अदाकारा। दोस्तों, इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस नायिका को अपने परिवार की खातिर घर गृहस्थी को चलाने के लिए रखना पड़ा था बाल अवस्था में सिनेमा की चौखट पर कदम। दोस्तों, और क्या आप जानते हैं कि अपने रंग रूप से काली, मोटी और भद्दी दिखने वाली ये अभिनेत्री आगे चलकर कैसे बन गई हिंदी और साउथ सिनेमा की सबसे खूबसूरत और आकर्षक हीरोइन। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजेश खन्ना के नाजायज संबंधों और डिम्पल की शारीरिक कमजोरी के बारे में। राजेश खन्ना ने 1969 में फिल्म आराधना की जबरदस्त सफलता के साथ जो सिलसिला शुरू किया, उसने उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म आखिरी खत से की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें आराधना और उसके बाद आई फिल्मों से मिली। उस दौर में उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाने लगा था ऊपर आका और नीचे काका, जहां काका राजेश खन्ना का प्रिय नाम था। राजेश खन्ना का स्टारडम इतना जबरदस्त था कि लोग उनके घर के बाहर घंटों इंतजार करते, उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने सड़कों पर उमड़ पड़ते। उन्होंने न केवल फिल्मों में सफलता पाई, बल्कि उनकी लोकप्रियता ने उन्हें उस समय करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी बना दिया। इसी दौर में फिल्म बॉबी के सेट पर उनकी मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से हुई। डिम्पल खुद राजेश खन्ना की बहुत बड़ी प्रशंसक भी। पहली ही मुलाकात में राजेश खन्ना को डिम्पल इतनी पसंद आई कि महज 4 दिनों के भीतर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उस समय डिम्पल सिर्फ 15 साल की थी और राजेश खन्ना 30 साल के।
डिम्पल, जो राजेश खन्ना को सपनों का राजकुमार मानती थीं, उनके प्रस्ताव को मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाईं। हालांकि राजेश खन्ना ने एक शर्त जरूर रखी कि शादी के बाद डिम्पल फिल्मों से दूर हो जाएंगी। डिम्पल ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। ये रिश्ता जितना फिल्मी और आकर्षक था, उतना ही जटिल भी साबित हुआ। लेकिन उस वक्त ये जोड़ी दर्शकों और मीडिया की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गई थी। राजेश खन्ना से शादी के कुछ समय बाद ही डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और डिम्पल रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। अभिनय का चाव जो उन्होंने शादी से पहले महसूस किया था, वो एक बार फिर जाग उठा। डिम्पल दोबारा फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन शादी से पहले की गई शर्तें और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गईं। संभव है कि यहीं से दोनों के रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। उधर राजेश खन्ना के करियर में भी उतार चढ़ाव आने लगे। लगातार कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने फिल्म सौतन से जोरदार कमबैक किया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका झुकाव अपनी को स्टार टीना मुनीम की ओर होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और ये बात डिम्पल के लिए असहनीय होती गई। राजेश खन्ना का डिम्पल के प्रति गुस्सा भी बढ़ता गया और उनके आपसी संबंध और अधिक बिगड़ते चले गए। एक बार जब डिम्पल और राजेश खन्ना किसी शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस में थे, तब डिम्पल ने कई बार अपनी आंखों से देखा कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम का रिश्ता अब केवल दोस्ती की सीमाओं में नहीं रहा। इन दृश्यों ने डिम्पल को भीतर तक झकझोर दिया। बिना किसी को कुछ बताए वो अकेली मुंबई लौट आईं। घर छोड़ते समय उन्होंने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर एक भावुक संदेश लिखा, आई लव यू, गुड बाय। राजेश खन्ना ने भी उस भावनात्मक संदेश को गंभीरता से नहीं लिया और पहले की तरह ही टीना मुनीम के साथ शूटिंग में व्यस्त रहे। उनके रिश्ते में अब जो चुप्पी थी वो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन शायद दोनों ही उस समय उसे सुनने को तैयार नहीं थे। शादी के बाद आई दरारों ने जब पूरी तरह से एक अलग राह पकड़ ली, तो डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का घर आशीर्वाद हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया, लेकिन अलगाव इतना गहरा हो गया था कि दोनों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। डिम्पल से दूर हो जाने के बावजूद राजेश खन्ना ने अपने स्वभाव में मौजूद अहम की वजह से उन्हें अपनी संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया। ये मामला बाद में हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां इस पर लंबी बहस हुई। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनकी वसीयत को परिवार और नजदीकी दोस्तों की मौजूदगी में पढ़ा गया। बेटी ट्विंकल खन्ना, दामाद अक्षय कुमार और पारिवारिक डॉक्टर दिलीप ने जब वसीयत पढ़ी, तो ये स्पष्ट हुआ कि डिम्पल कपाड़िया को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति राजेश खन्ना ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना और करीबी रिश्तेदार रिक्की खन्ना के नाम कर दी थी। ये फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि डिम्पल और राजेश खन्ना भले ही वर्षों से साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को कभी कानूनी रूप से अलग नहीं किया था। फिर भी शायद दोनों के बीच की दूरियों और पुराने जख्मों ने इस निर्णय को जन्म दिया। भानुरेखा गणेशन, जिन्हें दुनिया रेखा के नाम से जानती है, का जन्म 10 अक्टूबर 1951 को चेन्नई में हुआ। वे मशहूर तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी है। उनका पारिवारिक माहौल पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़ा था, इसलिए अभिनय का सफर उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से की, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें पहचान मिली 1970 में आई फिल्म सावन भादो से, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और सीखने की चाह के कारण उन्होंने न केवल भाषा पर पकड़ बनाई, बल्कि खुद को एक संपूर्ण अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लेखा की खूबसूरती, अदाएं और उनके अभिनय कौशल ने उन्हें उस दौर की सबसे खास अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने 70 के दशक में पर्दे पर जबरदस्त छाप छोड़ी। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी फिल्मों में इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। दोनों के अफेयर की खबरें लंबे समय तक मीडिया में छाई रहीं, लेकिन 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी कर ली, जिससे ये रिश्ता अधूरा ही रह गया। शादी के बाद भी रेखा और अमिताभ ने साथ में फिल्में की और 1981 में आई सिलसिला इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। ये फिल्म जितनी पर्दे पर सफल रही, उतनी ही निजी जीवन में गहरी बात कहती नजर आई। अमिताभ से दूरी के बाद रेखा का अंदाज भी बदल गया।
उनके भीतर की परिपक्वता और भावनात्मक गहराई मुसाफिर अली की फिल्म उमराव जान में नजर आई। इस फिल्म में रेखा ने तवाइफ के किरदार को न केवल निभाया बल्कि उसमें खुद को पूरी तरह से ढाल दिया। उनकी अदायगी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ये साबित करता है कि रेखा हर किरदार को जीवंत करने की क्षमता रखती हैं। 90 के दशक में रेखा ने अपनी छवि को और भी साहसी रूप में प्रस्तुत किया। मीरा नायर की कामसूत्र जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने ये बता दिया कि रेखा नाम का मतलब है खुद की बनाई हुई सीमाओं से आगे निकल जाना। रेखा ने अपने लंबे करियर में लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उनका कोई नया रूप दर्शकों के सामने आया। 2007 में रेखा आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ओम शांति ओम में नजर आए, जिसमें उन्होंने विशेष उपस्थिति दी। हालांकि फिल्मों से दूरी के बाद भी वे आज भी कभी कभार दोस्तों के प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती हैं। भारतीय सिनेमा में रेखा का स्थान आज भी एक दीवा का है। उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड की मेकओवर क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद को समय के साथ न केवल बदला बल्कि एक आदर्श और प्रेरणादायक छवि गढ़ी। रेखा ने अपने स्टाइल और फैशन के जरिए भी एक अलग पहचान बनाई। साड़ी, लंबे बाल और सीधी मांग वाला उनका लुक भारतीय नारी की ऐसी छवि बना जो हर दिल को भा गई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फैशन फोटोशूट्स और अलग अलग लुक्स के जरिए अपने व्यक्तित्व में प्रयोग भी जारी रखा। जहां रेखा ने अपने फिल्मी करियर में हर ऊंचाई को छुआ, वहीं निजी जिंदगी में वे अकेली होती चली गईं। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा साझा किया, जो उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में झेला था। ये घटना फिल्म अनजाना सफर को शूटिंग के दौरान घटी थी, जिसने उन्हें गहरे तक आहत किया। रेखा ने हर दर्द को अपने भीतर समेटा, लेकिन कभी भी उसे अपने काम की राह में आने नहीं दिया। यही जज्बा उन्हें एक सच्ची कलाकार और एक मजबूत महिला बनाता है। रेखा जब महज 15 साल की थीं, तब उन्हें फिल्म अनजाना सफर के एक गाने की शूटिंग के लिए सेट पर बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि ये एक रोमांटिक सीन है, लेकिन जो कुछ हुआ वो उनके लिए एक गहरा सदमा बन गया। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, अभिनेता विश्वजीत ने अचानक रेखा को होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ये कोई आम किस नहीं था, ये सीन बिना कट के पूरे 5 मिनट तक चलता रहा। कैमरा लगातार रोल करता रहा और डायरेक्टर ने जानबूझकर कट नहीं बोला। सेट पर मौजूद यूनिट के सदस्य इस दौरान सीटियां मारते रहे, जैसे ये कोई तमाशा हो। उस समय रेखा कुछ भी समझ नहीं पाई, वो बिल्कुल स्तब्ध थी। ये घटना लंबे समय तक विवादों में बनी रही। इस किसिंग सीन को लेकर सेंसर बोर्ड ने सख्ती दिखाई और इसे फिल्म से हटाने के निर्देश दिए। मामला इतना गंभीर हो गया कि ये कोर्ट तक पहुंच गया। विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। अमेरिका के प्रतिष्ठित लाइफ मैगजीन ने इस पर एक कवर स्टोरी छापी, जिसका शीर्षक था द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। ये घटना न केवल रेखा के करियर की शुरुआती मुश्किलों में से एक थी, बल्कि ये भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के प्रति व्यवहार पर भी सवाल खड़े करती है। रेखा की निजी जिंदगी भी विवादों से अछूती नहीं रही। ऐसा ही एक किस्सा उनकी विनोद मेहरा से कथित शादी को लेकर जुड़ा है। कहा जाता है कि दोनों ने कोलकाता में चुपचाप शादी कर ली थी। जब रेखा नई नवेली दुल्हन के रूप में विनोद मेहरा के साथ मुंबई लौटी और आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पहुंची, तो जो हुआ वो चौंकाने वाला था। विनोद मेहरा की मां कमला इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाईं। जैसे ही रेखा ने पैर छूने के लिए झुकने की कोशिश की, कमला ने उन्हें धक्का दे दिया और घर में घुसने से रोक दिया। उन्होंने रेखा को चप्पल से मारने की कोशिश की और साफ कह दिया कि वो इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगी। रेखा ने अपनी जिंदगी में जहां एक ओर अपार सफलता, शोहरत और दर्शकों का प्यार पाया, वहीं दूसरी ओर निजी जीवन में अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन का भी गहरा अनुभव किया। लेकिन हर चोट, हर विवाद और हर अस्वीकार को उन्होंने अपने भीतर समेटा और खुद को एक नई रेखा खींचने के लिए तैयार किया। वो रेखा जो आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे रहस्यमयी और सम्मोहक शख्सियत मानी जाती है। रेखा की जिंदगी जितनी पर्दे पर चमकदार रही है, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। उनके माथे का सिंदूर भी सालों से चर्चा और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि रेखा आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस सवाल ने तब और जोर पकड़ा जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सफेद साड़ी, लाल बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ पहुंची।
उस समारोह में अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे और रेखा की उस उपस्थिति ने हर किसी को चौंका दिया। इस पर सफाई देते हुए रेखा ने कहा था कि वे सीधे शूटिंग से शादी समारोह में पहुंची थीं और ये सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था जिसे निकालना वे भूल गईं। हालांकि इस सफाई से लोगों की उत्सुकता कम नहीं हुई। रेखा को आज भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मांग में सिंदूर लगाए देखा जाता है और ये उनकी छवि का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी साफ तौर पर नहीं मिला। रेखा की जिंदगी में हमेशा से अफवाहों और अटकलों का साया रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ उनके संबंधों की बातें हों या फिर उनकी निजी जिंदगी के अन्य पहलू। लंबे समय से एक और रिश्ता है जो लोगों की निगाहों में बना हुआ है, रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना का रिश्ता। फरजाना को रेखा की परछाई कहा जाता है। वे हर समय उनके साथ मौजूद रहती हैं, चाहे वो कोई फिल्मी इवेंट हो, अवार्ड शो या फिर निजी समारोह। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरजाना पहले रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थीं। काम के सिलसिले में वे रेखा के करीब आईं और धीरे धीरे उनका रिश्ता एक गहरे विश्वास और साथ में तब्दील हो गया। बाद में रेखा ने उन्हें अपनी सेक्रेटरी बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को रेखा से मिलना होता है तो पहले उसे फरजाना से अनुमति लेनी पड़ती है। फरजाना ही रेखा की रोजमर्रा की जिंदगी के हर फैसले में शामिल रहती हैं। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। रेखा की जेठानी ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि इन दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा है। वर्ष 2016 में पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की जीवनी में इस रिश्ते को लेकर और भी खुलासे किए गए। किताब में दावा किया गया कि रेखा पिछले 30 वर्षों से फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। इस जीवनी के अनुसार रेखा के बेडरूम तक केवल फरजाना को ही जाने की अनुमति है। रेखा की जिंदगी पर जितना पर्दा पड़ा हुआ है उतना ही आकर्षण भी उसमें छिपा है। उनकी प्रेम कहानियाँ, उनकी खामोशियाँ और उनके रहस्य, इन सब ने मिलकर रेखा को केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत रहस्य बना दिया है जिसे जानने की इच्छा हर दौर में बनी रहती है। रेखा इन दिनों फिल्मों से भले ही दूर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी आज भी हर खास मौके पर अपनी चमक बिखेरती है। किसी रियलिटी शो का मंच हो या कोई बड़ी पार्टी, रेखा जहां भी जाती हैं अपनी खूबसूरती, रौब और खास अंदाज से लाइमलाइट चुरा ही लेती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके भीतर वही आकर्षण है जो कभी उन्हें इंडस्ट्री की सबसे रहस्यमयी और ग्लैमरस अभिनेत्री बनाता था। रेखा की जिंदगी में प्रेम कहानियों की कमी नहीं रही। जब जब बॉलीवुड के गुपचुप प्रेम संबंधों की कहानी आती है तब तब रेखा का नाम आता है। रेखा और अमिताभ का रिश्ता आज भी सामान्य नहीं हो सका है। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ आज भी दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी मोहब्बत की शुरुआत सिलसिला फिल्म से मानी जाती है। इस फिल्म में रेखा के साथ अमिताभ की वर्तमान पत्नी जया बच्चन भी थीं। इस फिल्म के बाद से अफेयर की जो अफवाहें फैली वो आज तक कायम है। जया और रेखा के बीच के संबंध अब भी सामान्य नहीं हो सके।